हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे हम यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट को स्टडी करते हैं और उसे इजी से इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है थर्ड क्लास 7 की ज्योग्राफी का, जो बात करता है अर्थ के चेंजेस के बारे में कि अर्थ का जो लैंडफॉर्म है वो किस तरीके से बदलता है, किस तरीके से उसमें चेंज आता है। देखो, अगर ये चैप्टर जो है पहली बार पढ़ रहे हो या ज्योग्राफी को इससे पहले सही से नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा हैवी होने वाला है, ठीक है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन अ वेरी इजी लैंग्वेज, ठीक है। इस चैप्टर में मेनली हमारा फोकस है कि अर्थ का जो लैंडफॉर्म है वो चेंज क्यों हो रहा है, उसके चेंज होने का कारण क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली दो चीज़ें दी गई हैं, फोर्सेस। एक इंडोजेनिक फोर्सेस है और एक एक्सोजेनिक फोर्सेस है। अर्थ के सरफेस पे दो तरीके के फोर्स लगते हैं, ठीक है, जिसका कारण है कि अर्थ का लैंडफॉर्म जो है वो बदल रहा है या अर्थ का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इंडोजेनिक फोर्सेस मतलब कि ऐसे फोर्सेस जो अर्थ के अंदर से लग रहे हैं, ठीक है। इंडोजेनिक मतलब कि जो फोर्सेस अर्थ के अंदर से लग रहे हैं। फिर कुछ फोर्सेस जो अर्थ के बाहर से भी लगते हैं, जिन्हें एक्सोजेनिक फोर्सेस कहा जाता है, ठीक है। इंडोजेनिक फोर्सेस में दो फोर्सेस आते हैं। कुछ सडन फोर्सेस आते हैं जो अचानक आते हैं, ठीक है, जिसका हमें पता ही नहीं लगता कि ये फोर्स कब आया, अर्थ के अंदर से आया, ठीक है। और एक डायस्टोपिक फोर्स जो धीरे धीरे होता है, ठीक है, धीरे धीरे आता है। अब सडन फोर्सेस में आते हैं तीन। अर्थक्वेक सडन आता है, हमें पता ही नहीं चलता कब अर्थक्वेक आ गया है। फिर वोल्केनो सडन फोर्सेस में आता है, ठीक है। फिर लैंडस्लाइड सडन फोर्सेस में आती है, हमें पता ही नहीं चलता, अचानक आती है, ठीक है, और बड़ी तबाही मचा के चले जाते हैं ये तीनों फोर्सेस। तो अर्थ का मूवमेंट इन तीनों की वजह से, अर्थ का लैंड फॉर्म जो है वो बदलता है इन तीनों की वजह से, ठीक है। अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड, ये कौन से फोर्सेस हैं? सडन फोर्सेस हैं और इंडोजेनिक फोर्सेस हैं जो अर्थ के अंदर से लग रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे आते हैं डायस्टोपिक फोर्स, जिसमें एक फोर्स है, एक कारण है इसका माउंटेन्स बनने का, ठीक है। माउंटेन्स जब बनता है तो वो धीरे धीरे बनता है, अचानक थोड़ी एक पहाड़ खड़ा हो जाएगा तुम्हारे सामने, ठीक है। वो क्या होगा, धीरे धीरे बनेगा। तो वो किस में आता है? डायस्टोपिक फोर्स में। फिर एक्सोजेनिक फोर्सेस भी होते हैं जो बाहर से लग रहे हैं अर्थ के, ठीक है। ये हमारी अर्थ है, अर्थ के अंदर से कुछ फोर्स लग रहे हैं जो अर्थ के लैंडफॉर्म को बदल रहे हैं, जो अर्थ के मूवमेंट का कारण है। तो उनमें आता है सडन फोर्स और डायस्टोपिक फोर्स। फिर कुछ फोर्स जो अर्थ के बाहर से लग रहे हैं, ठीक है। अर्थ के बाहर से लगने वाले जो फोर्स हैं वो दो काम करते हैं मेनली, एक इरोजन का और एक डिपोजिशन का। मैं समझाऊंगी कि क्या होता है ये इरोजन और डिपोजिशन। पहले ये कारण क्या है इनका? रिवर, विंड, सी वेव और ग्लेशियर, ठीक है। ये चार कारण है इरोजन डिपोजिशन का। एक रिवर है, विंड है, सी वेव है और ग्लेशियर है। चलो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अभी तो मैंने तुम्हें बेसिक समझाया है कि इस चैप्टर में क्या है। तो हमारी जो अर्थ है वो प्लेट से मिलके बनी हुई है। प्लेट मतलब क्या है? देखो, हमने बात की अर्थ के लेयर की, तो अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर पे हम रहते हैं, ठीक है। मान लो ये अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर है, ठीक है। ये टॉप मोस्ट लेयर छोटी छोटी प्लेट से मिलके बनी हुई है, छोटी छोटी प्लेट्स हैं। बड़ी प्लेट है, छोटी प्लेट है, और इन प्लेट्स के ऊपर अपन रह रहे हैं, ठीक है। इन प्लेट्स के ऊपर रह रहे हैं अपन, और इनके प्लेट्स के बीच में क्या है? कोई वाटर है, ओशन है। ये गैप मैं तुम्हें वाटर का दिखा रही हूँ, ठीक है। तो इन प्लेट्स के बीच में गैप जो है वो वाटर का गैप है। ये सारी प्लेट्स हैं अलग अलग। अब लिथोस्फीयर जो है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है लिथोस्फीयर क्या होता है कि वो टॉप मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, ठीक है। टॉप मोस्ट लेयर होती है लिथोस्फीयर, जिसे हम कहते हैं। लिथोस्फीयर जब छोटी छोटी प्लेट्स में डिवाइड हो जाए तो वो हो जाता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स। मतलब ये प्लेट्स में बता रही हूँ ना, ये है लिथोस्फेरिक प्लेट्स। अगर लिथोस्फीयर की बात करूँगी तो ये पूरा आ जाएगा, पूरा हिस्सा। लेकिन जब मैंने बात की कि प्लेट्स की, तो ये क्या हो गया, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ठीक है। ये अलग अलग बढ़ गई, कोई बड़ी हो गई, कोई छोटी हो गई प्लेट्स। जैसे कि कॉन्टिनेंट की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास में 7 कॉन्टिनेंट है, तो ये क्या है? ये प्लेट्स ही तो है। कोई नॉर्थ अमेरिका की प्लेट है,
कोई साउथ अमेरिका की प्लेट है, ठीक है, कोई एशिया की प्लेट है, कोई अफ्रीका की प्लेट है, कोई ऑस्ट्रेलिया की प्लेट है और कोई यूरेशिया की प्लेट है, यूरोप की प्लेट है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्लेट हो गई ना अलग अलग। बट ये तो बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं, छोटी छोटी प्लेट्स भी होती हैं बहुत सारी। पर बस यही मैं समझाना चाहती हूँ कि प्लेट्स क्या होती है, लिथोस्फेरिक प्लेट, कि जब लिथोस्फीयर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है, छोटे छोटे भागों में बँट जाता है और ये प्लेट एक दूसरे से बहुत दूर चली जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं, तो इन्हें लिथोस्फेरिक प्लेट कहा जाता है। अब इनके दूर होने का कारण क्या है? इनके दूर होने का कारण जो है वो मेजर है कि मूवमेंट होता है किस वजह से, माग्मा के बाहर आने से, लावा के बाहर आने से। पिछले चैप्टर में हमने बात की वोल्केनो की। जब वोल्केनो में से लावा बाहर आता है ना, लावा बाहर आने की वजह से ये प्लेट एक दूसरे से अलग जाती है। क्यों अलग जाती है? जैसे मानो ये एक पूरी एक प्लेट है, ठीक है, ये पूरी एक प्लेट है और अब यहाँ से क्या लावा बाहर आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। पर ये लावा जो है वो ऐसे ऐसे जाएगा, पहले तो ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये दो प्लेट को ऐसे दूर करेगा पहले, फिर यहाँ से बाहर आएगा, वो भी कुछ इस तरीके से। तो ये सर्कुलर मोशन में जब लावा मूवमेंट करता है और लावा जब बाहर आता है तो ये प्लेट एक दूसरे से अलग जाती है, दूर हो जाती है। तो एक प्लेट की कितनी प्लेट हो गई? अब ये दो प्लेट हो गई है। तो इन प्लेट्स का अलग होने का कारण जो है वो वोल्केनो है, जब माग्मा बाहर आता है। अब ये माग्मा क्या है? वही लावा जो है, जब वो अंदर रहता है ना, अर्थ के सरफेस के ऊपर नहीं आता जब तक वो, तो उसे माग्मा कहते हैं। और जब वो बाहर आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। तो अंदर रहेगा तो माग्मा, बाहर आ गया तो वो लावा हो गया। लिथोस्फेरिक प्लेट समझ में आई कि लिथोस्फीयर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया, लिथोस्फेरिक प्लेट्स बन गई, ठीक है। ये प्लेट एक दूसरे से अलग क्यों होती है? माग्मा की वजह से। जब लावा बाहर आता है, माग्मा समझ लो, माग्मा जब लावा बनकर बाहर आता है तो उसे, उसकी वजह से ये प्लेट्स एक दूसरे से अलग जाती हैं। फिर इन प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से कुछ बदलाव आते हैं अर्थ के सरफेस पे, ठीक है। अर्थ के सरफेस पे कुछ बदलाव, माउंटेन बनते हैं, प्लेट्यू बनते हैं, प्लेन्स बनते हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ें फॉर्म होती है हमारे अर्थ के सरफेस पे, कई गड्ढे बनते हैं। तो ये जो अर्थ का सरफेस बदलता है ना, वो होता है कुछ चेंजेस की वजह से। ये प्लेट जब एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, मूवमेंट कर रही है, तो अर्थ के सरफेस पे बदलाव भी होगा, ठीक है। तो ये जो अर्थ का मूवमेंट हमने डिवाइड कर दिया है फोर्सेस पे, फोर्सेस के बेसिस पे, कि इन फोर्सेस की वजह से अर्थ का मूवमेंट होता है। कुछ इंडोजेनिक फोर्स है, कुछ एक्सोजेनिक फोर्स है। इंडोजेनिक मतलब कि अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड, माउंटेन बिल्डिंग, ये इंडोजेनिक फोर्स है, इनकी वजह से अर्थ पे मूवमेंट होता है, अर्थ का सरफेस बदलता है। फिर एक्सोजेनिक में विंड, रिवर, सी वेव और ग्लेशियर जो है, इनकी वजह से भी अर्थ का मूवमेंट होता है, सरफेस बदलता है। कैसे बदलेगा आगे देखेंगे। देखो ये डेफिनेशन दी गई है लिथोस्फेरिक प्लेट की, कि जो अर्थ क्रस्ट होती है वो बड़ी बड़ी या छोटी छोटी प्लेट से मिलके बना हुआ है, ठीक है। अर्थ की क्रस्ट जो है, ये क्रस्ट है और ये अलग अलग प्लेट से मिलके बनी हुई, कोई प्लेट बड़ी है, कोई प्लेट छोटी सी है, कोई प्लेट मीडियम साइज़ की, इस तरीके से प्लेट से मिलके बनी हुई है। और शेप्ड प्लेट्स, ठीक है, इरेगुलर शेप्ड प्लेट्स हैं, कोई बिल्कुल सीधी सपाट नहीं है, ऊंची नीची टेढ़ी मेढ़ी प्लेट्स होती हैं ये, ठीक है। और वो कॉन्टिनेंट और ओशियन फ्लोर को अपने ऊपर रखती है, वो कॉन्टिनेंट और ओशियन फ्लोर को अपने ऊपर रखती है। देखो अगर फिर भी समझ में ना आया हो तो देखो, हमने ये हिस्सा निकाल लिया है अर्थ का, ठीक है, जैसा पिछले चैप्टर में निकाला था। ये पूरी अर्थ है, अरे फिर से समझाना पड़ेगा। ये पूरी अर्थ है, इसका मैंने ये छोटा सा भाग निकाल लिया, ठीक है। अब इस छोटे से भाग का ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ना, वो क्रस्ट है, ठीक है। ये क्रस्ट कितनी बड़ी होगी? इतनी बड़ी मान लेते हैं क्रस्ट है ये, ठीक है। ये क्रस्ट में क्या होगा कि कोई प्लेट्स छोटी होंगी, कोई प्लेट्स बड़ी होंगी, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होंगी, ठीक है। तो यही बात हो रही है लिथोस्फेरिक प्लेट्स की। और यहाँ पे ओशियन भी होंगे, कॉन्टिनेंट भी होंगे, सब होंगे, सब तरह की प्लेट होती है। ओशियन प्लेट भी होती है, कॉन्टिनेंट प्लेट भी होती है, छोटी प्लेट होती है, बड़ी प्लेट होती है, जिसके ऊपर अपन रह रहे हैं उन्हें ही लिथोस्फेरिक प्लेट कहा जाता है। नीचे तो बहुत सही है, बराबर है, ठीक है, पूरा भरा हुआ है। समझ लो कि एक मेरे पास में एक वाटर का कुछ मेरे पास में तालाब है, ठीक है, एक तालाब है मेरे पास में, पानी से भरा हुआ है पूरा, और उसके ऊपर मैं छोटे छोटे मतलब बहुत ही हल्के हल्के कार्ड्स मतलब कि ये हमारे जो होते हैं ना
बॉक्स होते हैं उनके जो, अरे ये बॉक्स भी छोड़ो, कुछ भी मैंने कंकर पत्थर जो है थोड़ा बहुत हल्का बिल्कुल वो ऊपर डाल दिया और वो उसके ऊपर तैरने लगता है, ठीक है। कोई मैंने डाल दिया, कोई अलग अलग कागज़ डाल दिए, ठीक है, तो वो कागज़ की नाव बना दी, वो उसके ऊपर डाल दी, तो ये ऊपर क्या करेंगे, तैरने लग जाएंगे उस पानी के ऊपर। इसी तरीके से हमारे अर्थ में भी क्या होता है कि नीचे वाली जो नीचे वाला जो पार्ट होता है ना, लेयर होती है अर्थ की, और उस लेयर के ऊपर ये छोटी बड़ी प्लेट्स जो हैं वो तैरती रहती हैं, समझ लो ऐसा। और ये मूवमेंट करती रहती है, इस तैरने का मतलब क्या है, मूवमेंट भी होगा। तो ये प्लेट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती है। इनके नीचे क्या है, लावा है, पूरा लावा भरा हुआ है इन सब के नीचे, लेकिन ऊपर क्या है, प्लेट्स हैं, बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं जिनके ऊपर अपन रह रहे हैं। बस याद रखो इतना। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है, अभी सडन फोर्सेस की बात की, तो सडन मूवमेंट्स में अर्थक्वेक और वोल्केनो आता है। ये वोल्केनो और अर्थक्वेक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन लेके आता है अर्थ के सरफेस के ऊपर, बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन। देखो इनके बारे में थोड़ा ब्रॉडली डिस्कस करते हैं। वोल्केनो क्या है, वोल्केनो एक वेंट है, ओपनिंग, जिस अर्थ क्रस्ट के ऊपर, जिसमें से मोल्टन माग्मा बाहर आता है, मोल्टन मटेरियल बाहर निकलता है। तो ये जो मोल्टन, ये जो माग्मा है, जैसे यहाँ पे माग्मा बोला गया है ना, तो ये नीचे अंदर है तो माग्मा है, फिर बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा लावा। ये जैसे कि लावा बताया जा रहा है यहाँ पे, ये बाहर निकल रहा है यहाँ से, तो इसे लावा कहा गया है। और वेंट का मतलब क्या है कि ये जो बीच वाला जो पार्ट है ना, जहाँ से निकल रहा है, एक पाइप समझ लो कि यहाँ से लावा बाहर निकल रहा है, तो इस पाइप को ही क्या बोला गया है, वेंट, ठीक है, इसको वेंट बोला गया है। फिर क्रेटर, क्रेटर किसे कहते हैं कि ये ऊपर, अगर ऊपर पार्ट में ये जब बाहर निकलता है यहाँ से, तो इसे क्रेटर कहते हैं। बीच वाला लाइन जो है उसे क्या कहते हैं, वेंट, ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसे क्रेटर कहते हैं। फिर लावा अंदर रहता है तो उसे माग्मा कहते हैं, बाहर आ जाता है वही मोल्टन मटेरियल तो उसे लावा कहते हैं, ठीक है। और ये माग्मा जो है वो मेंटल में रहता है। अर्थ की 3 लेयर होती हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो मेनली मेंटल में भी एक एस्थेनोस्फीयर की एक लेयर होती है जिसमें लावा भरा हुआ है, और उस लावा के ऊपर अब हम सब तैर रहे हैं, हमारी प्लेट्स तैर रही हैं, और वो प्लेट्स के ऊपर से वो माग्मा बाहर आने की कोशिश करता है। तो मेंटल में से ये लावा क्रस्ट पे आया, क्रस्ट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, जहाँ से निकल रहा है उसे क्रेटर कहते हैं। जहाँ ये बीच वाला पाइप है जहाँ से आने की कोशिश कर रहा है उसे वेंट कहते हैं। अंदर रहता है तो माग्मा कहते हैं, बाहर आ जाता है तो लावा कहते हैं, ठीक है। चलो समझ में आया। फिर अपने ये जब लावा बाहर निकलता है ना, तो इसके साथ में बहुत सारा धुआं है, गैसेस है, वो भी निकलती है बाहर, क्योंकि जब अर्थ तो पूरी पैक है पूरी आसपास से, तो पूरा गैसेस भरी हुई है अर्थ के अंदर, हमें पता भी नहीं है ऐसी ऐसी चीज़ें अर्थ के अंदर हैं, ठीक है। पूरा माग्मा भरा हुआ है, मटेरियल, इस तरीके की चीज़ें जब बाहर आती है तो इनके साथ में गैसेस, एशेस, वो भी बाहर निकलते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक का मतलब, इंडो का मतलब इनसाइड होता है, अंदर, अंदर के फोर्सेस जो होते हैं वो लगते हैं तो इंडोजेनिक, एक्सो मतलब आउटसाइड होता है तो बाहर से लगते हैं तो वो एक्सोजेनिक फोर्सेस हो जाते हैं, बस और कुछ भी नहीं है। फिर अर्थक्वेक की बात कर ले, वोल्केनो हो गया पूरा, सब टर्म समझ ली। क्रेटर क्या है, क्रेटर ऊपर वाला पार्ट, वेंट जहाँ से बाहर निकल रहा है, एक पाइप है, ठीक है। लावा जब वो बाहर आ जाता है, माग्मा जब वो अंदर रहता है, और उसके साथ में एशेज और गैसेस भी निकलती है। ये लावा मेनली मेंटल लेयर में रहता है, मेंटल वाली जो लेयर है उसमें रहता है। फिर अब हम बात करते हैं अर्थक्वेक की। अर्थक्वेक क्या होता है, जब लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करती है ना, एक जगह से दूसरी जगह जब वो जाती हैं तो वो टकराती भी होंगी एक दूसरे से, तो इसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है, जब प्लेट ट्रैवल कर रही है एक जगह से दूसरी जगह, वो धीरे धीरे ही चल रही है भले ही, लेकिन जब वो चलती है ना तो फिर वाइब्रेशन होता है उनमें, ठीक है, वाइब्रेशन होता है, और उस वाइब्रेशन को ही हम अर्थक्वेक कहते हैं। दिस वाइब्रेशन आर कोल्ड अर्थक्वेक। जब हमने सुना है ना कि जापान में बहुत अर्थक्वेक आता है, क्यों आता है, क्योंकि जापान जो है ना उसमें छोटी छोटी प्लेट्स बहुत सारी है, और वो प्लेट्स जो है ना वो एक दूसरे से टकराती रहती हैं, एक दूसरे से टकराती रहती हैं। मूवमेंट हो रहा है प्लेट में, अभी भी हो रहा है, वो तो हमें पता है, पर धीरे धीरे हो रहा है। और जब ये छोटी छोटी प्लेट्स एक दूसरे से टकराती है ना तो वहाँ पे वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन को ही हम अर्थक्वेक कहते हैं। समझ में आया। अब फोकस क्या है भाई, फोकस मतलब कि जो अर्थक्वेक, ये वाइब्रेशन जो है वो ओरिजिनेट होता होगा कहीं नीचे से,
नीचे हमारे, जब हम ऊपर वाले हिस्से पे रह रहे हैं तो कहीं अंदर अर्थ के सरफेस के नीचे इनसाइड ऑफ द अर्थ में कहीं ये स्टार्ट हुआ होगा वाइब्रेशन, और ये वाइब्रेशन ऊपर आया, फिर ऊपर आके इसने पूरा फैलाया, वाइब्रेशन होने लगा पूरे लैंड पे, तो ये कहीं पे ओरिजिनेट तो हुआ होगा ना। इसी को हम फोकस कहते हैं, जहाँ पे ये ओरिजिनेट हुआ, ठीक है। अर्थक्वेक का जो ये वाइब्रेशन है वो स्टार्ट हुआ, उसको हम फोकस कहते हैं। फिर वही जो फोकस है उसी के बिल्कुल ऊपर पैरेलल बोल दो, और सरफेस पे आ गए हम, ये नीचे था, ये सरफेस पे आ गए अर्थ के, और यहाँ से ये सब दूर फैला, ठीक है, सब दूर फैला, इसने ट्रेवल किया अर्थ के सरफेस पे इसे वाइब्रेशंस ने, तो इसे ईपी सेंटर कहते हैं। जब ये सरफेस पे आ गया तो क्या नाम हो गया, ईपी सेंटर। फोकस जहाँ से ओरिजिनेट हुआ अर्थक्वेक, और फिर ये वेव की तरह ट्रेवल करता है। वेव तो तुमने सुना ही होगा अभी तक, सी वेव ही समझ लो कि जब समुद्र की लहरें जो है वो चलती है किस तरीके से, ऐसे चलती है ऐसे, ठीक है। इसी तरीके से जो अर्थक्वेक की वेव्स होती है ना, वो भी ऐसे ही ट्रैवल करती है, और वो ऐसे ऐसे ट्रैवल करती है, तो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन भी होता है। तो फोकस जहाँ से ये मूवमेंट स्टार्ट होता है, फिर ईपी सेंटर फोकस के बिल्कुल ऊपर होता है अर्थ के सरफेस पे, ठीक है। चलो ये समझ में आता है। अब ये अर्थक्वेक की वजह से जो है ये वेव्स में ट्रैवल करती हैं, वेव्स, और वेव्स अलग टाइप की होती है, 3 टाइप की मेनली वेव इसमें बताई गई है, और भी होती है, लेकिन अभी तुम इनका याद रखो, ठीक है। कैसे, ये एक और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन जो होता है वो ईपी सेंटर के आसपास होता है। मतलब अगर यहाँ पे अर्थक्वेक का ओरिजिनेट हुआ फोकस पे, और फोकस से जब ऊपर गया, ठीक है, वाइब्रेशन, और फिर वो सरफेस पे फैलेगा, तो सबसे ज़्यादा ईपी सेंटर के आसपास वाला जो एरिया होगा ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। और फिर धीरे धीरे जब दूर जाएंगे हम ईपी सेंटर से, तो डिस्ट्रक्शन कम होता जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ जो होगी ना अर्थक्वेक की, वो कम हो जाएगी। इस तरीके से अर्थक्वेक आता है। अब तुम्हें समझ में आया अर्थक्वेक कैसे आता है। अर्थक्वेक की 3 वेव होती हैं, एक पी वेव, एस वेव और एल वेव। पी वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, एस वेव को ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, और एल वेव को सरफेस वेव कहते हैं। कुछ वेव्स जो है ना वो ऐसी चलती है आड़ी टेढ़ी, कुछ सीधी चलती हैं, कुछ और भी खतरनाक चलती है ऐसे, ठीक है। तो वेव अलग अलग तरीके से चलती हैं, अलग अलग काम करती हैं। बस याद रखना कि मेनली 3 वेव बताई गई है इसमें, पी वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव, एस वेव को ट्रांसवर्स वेव, और एल वेव को सरफेस वेव कहा जाता है। और अर्थक्वेक का फोकस क्या होता है, फोकस जहाँ पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है अर्थ के अंदर, ठीक है। फिर ईपी सेंटर क्या होता है, उसी फोकस के बिल्कुल ऊपर सरफेस पे, अब अंदर नहीं, ऊपर सरफेस पे जहाँ पे अर्थक्वेक आया, ठीक है, सरफेस पे, उसे ईपी सेंटर। अर्थ के अंदर जहाँ पे आया फोकस पे, फोकस से फिर आया सरफेस पे जहाँ पे आया ईपी सेंटर, फिर ईपी सेंटर से वो सब जगह ट्रेवल करेगा वेव्स की फॉर्म में, ठीक है। बस चलो टर्म्स मैंने समझा दिए, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ क्या आप अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अभी अर्थक्वेक आने वाला है। बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर हम क्यों नहीं प्रिवेंट कर लेते उसे। अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, फिर भी कुछ मेथड है जिससे लोग कोशिश करते हैं इसको प्रिडिक्ट करने की। कुछ कॉमन मेथड, जैसे कि अगर बोलेंगे कि एनिमल्स जो है उनका बिहेवियर को देख के हम समझ सकते हैं कि शायद लोकल पीपल जो होते हैं ना वो ऐसा अंदाज़ा लगाते हैं कि एनिमल के बिहेवियर से वो पता लगा सकते हैं। अगर जो मछली है वो पॉन्ड में थोड़ी, मतलब कि तालाब में अगर या कहीं पे भी मछली जो है वो थोड़ी एजिटेट हो जाती है। एजिटेट मतलब कि वो परेशान हो जाती है, ऐसे हलचल होने लगती है, तो उसे समझ सकते हैं कि शायद अर्थक्वेक आ सकता है। अगर सांप जो है अचानक अपने सरफेस पे आ जाए, ठीक है, तो ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अर्थक्वेक आ सकता है। बट ये कोई मतलब मैं बोल नहीं सकती हूँ इनका एकदम कि हाँ यही मेथड ट्रू है। अब अर्थक्वेक जो है वो मेज़र किया जाता है सिस्मोग्राफ से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थक्वेक मेज़र किससे किया जाता है, मशीन से, सिस्मोग्राफ, मशीन का नाम है सिस्मोग्राफ, ठीक है। अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड, मतलब कैसे पता लगेगा कि अर्थक्वेक कितना खतरनाक था, कितना कम खतरनाक था, उसको पता करने के लिए हमारे पास में है रिक्टर स्केल, जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड बताता है। मैग्नीट्यूड मतलब कि वो बताएगा कितना खतरनाक था, कितना डिस्ट्रक्टिव था और कितना कम डिस्ट्रक्टिव था, ठीक है। तो उसको रिक्टर स्केल से मेज़र किया जाता है। अर्थक्वेक को मेज़र किया जाता है सिस्मोग्राफ से, और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो मेज़र किया जाता है रिक्टर स्केल से। अगर अर्थक्वेक 2 पॉइंट तक आएगा, अगर 2 रहेगा और 2 से कम रहेगा, अगर रिक्टर स्केल बताती है कि अर्थक्वेक 2 या 2 से कम था,
पॉइंट में तो मतलब अर्थक्वेक कम आया, ठीक है। अगर 5 के आसपास आता है तो मतलब हाँ डैमेज तो हुआ है। 6 के आसपास आता है तो हाई मैग्नीट्यूड का माना जाता है, और अगर 7 के आसपास आता है तो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव माना जाता है उसे, ठीक है। तो इस तरीके से हम अर्थक्वेक बताते हैं कि ये कितना डिस्ट्रक्टिव था, कितना नहीं था। सिस्मोग्राफ अर्थक्वेक मेज़र करता है। रिक्टर स्केल अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड, मतलब वो कितना डिस्ट्रक्टिव था कितना नहीं था, वो रिक्टर स्केल बताती है। ये डिफरेंस याद रखना दोनों में। फिर हम क्या अर्थक्वेक के लिए पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं कि अगर चलो हाँ कि अर्थक्वेक आ जाए कभी भी तो हम किस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं उससे। जैसे पहले तो आपको सेफ स्पॉट ढूंढना चाहिए। कहीं किचन काउंटर के नीचे छुप जाओ, कहीं टेबल डेस्क के नीचे छुप जाओ, और वॉल के अगेंस्ट में, जहाँ पे वॉल ऐसे गिरने वाली हो उसके अगेंस्ट में छुपना तुम्हारे लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। तो पहले तो सेफ स्पॉट ढूंढना चाहिए अगर अर्थक्वेक आ जाता है। फिर कुछ चीज़ों से दूर रहना चाहिए, जैसे फायर प्लेसेस, अगर आग लगने वाला ऐसा कोई जगह हो उससे दूर रहो, चिमनी वगैरह से, और कांच से, खासकर मिरर जो होते हैं, ठीक है, फ्रेम से, इन सब से दूर रहना चाहिए। और पहली बात तो अवेयरनेस फैलाओ सब जगह, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ में बताइए कि किस तरीके से अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो अब सेफ स्पॉट ढूंढना चाहिए और कुछ चीज़ों से दूर हो जाना चाहिए अगर अर्थक्वेक आ गया है तो। अब यहाँ पे आता है हमारे पास में लैंडफॉर्म। वही मैं तुम्हें बता रही थी ना पहले स्टार्टिंग में कि ये लैंडफॉर्म बदलता है अलग अलग तरीके से, वो क्या कारण है। तो विदरिंग और इरोजन मैं तुम्हें यहाँ से बता देती हूँ कि हमारा लैंडस्केप जो है ना वो कंटिन्यूअसली बदल रहा है। कंटिन्यूअसली उसमें प्रोसेस हो रही है, 2 प्रोसेस। कौन सी 2 प्रोसेस हो रही है? एक विदरिंग की और एक डिपोजिशन की। विदरिंग एक टाइम पे इरोजन ही है, जैसे कि रॉक है, बड़ी सी चट्टान है, ठीक है। बड़ी सी चट्टान पर टेम्परेचर का, वाटर का, विंड का एक्शन हो रहा है, और वो चट्टान छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट रही है, पत्थर्स बन रहे हैं, उसके छोटे छोटे पत्थर बन रहे हैं। फिर और टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब का एक्शन होता है तो वो और छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती हैं, ठीक है, और छोटे छोटे पार्टिकल्स में। फिर और टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, वाटर का एक्शन होता है तो वो बिल्कुल सॉइल बन जाती है उसकी, ठीक है, सॉइल बन जाती है, ठीक है। रॉक से ही बनती है सॉइल, याद रखना। तो इस तरीके से जब उस रॉक पे एक्शन हुआ कंटिन्यूअसली सालों करोड़ों साल तक तो सॉइल बनती है उस पर। अब सॉइल की परत बनी एक छोटी सी। अब क्या होता है कि जब ये कंकड़ में टूट रही थी ना रॉक, तो उसे हमने बोला विदरिंग हो रहा है, कि ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक ऑन अ अर्थ सरफेस, की रॉक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, क्रेक आ रहे हैं, तो हमने बोला ये विदरिंग है, ठीक है। अब इरोजन क्या है कि अब ये सॉइल बन गई है, ठीक है, सॉइल बन गई है। अब ये इसके ऊपर एक लेयर है लैंड पे, ये सॉइल की लेयर है, ठीक है, मिट्टी की। अब हवा, विंड और वाटर ये क्या करते हैं कि इस सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। जब हवा ज़ोर ज़ोर से चलती है ना, तेज़ हवा चलती है और कहीं आसपास पेड़ नहीं होते लंबे लंबे, तो ये जो विंड होती है ना, हवा, ये सॉइल को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर देती है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर देती है, इन द सेंस कि ये सॉइल को यहाँ से ले जाएगी और कहीं और जाके डिपॉजिट कर देगी, विंड, हवा। और वाटर भी यही करेगा, वाटर भी इस जो सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा और कहीं जाके डिपॉजिट कर देगा। डिपॉजिट मतलब उसको जमा कर देगा। तो इसे कहते हैं इरोजन, कि जब ये हवा उसको ले जा रही है ना, उसका इरोजन कर रही है, मतलब जब मूवमेंट हो रहा है सॉइल का, उसके प्लेस से उसको डिस्प्लेस कर रही है, ठीक है, उसको हटा रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इरोजन कहते हैं, उसे हम इरोजन होता है, ठीक है। इरोजन विंड भी कर सकती है, हवा भी, पानी भी और आइस भी कर सकता है, ठीक है। फिर क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है। चलो ये अपनी जगह से चली गई, अब ये जाती है ना, तो इसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। बीच में जब ये जाती है तो फिर जाती है तो ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, और फिर कहीं जाके सेटल हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं डिपोजिशन, ठीक है। तो इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन। चलो, वर्क रिवर का क्या है? नदी का क्या काम होता है? रिवर का क्या काम होता है? कि जब देखो रिवर क्या करती है, अपने साथ में पानी रखती है और पानी को वो रन करवाती है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, वो भी यही काम है। तो उसके साथ में नीचे का जो पार्ट होती है ना, सॉइल होती है, उसे भी अपने साथ ले जाती है। पानी जब बहता है तो वो अपने साथ में क्या लेके चलता है?
सॉइल भी लेके चलता है, कंकड़ पत्थर जो है वो भी लेके चलता है, हार्ड रॉक्स हैं, उनके साथ में जब ये बहती है तो रिवर बह रही है लैंड सरफेस पे। अब ऐसा हिस्सा आया है ना, ऐसा हिस्सा आया, ऐसा पार्ट आया लैंड का कि ये बहुत ही सॉफ्ट रॉक थी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सॉफ्ट रॉक थी और नीचे वाली जो है वो हार्ड रॉक है थोड़ी सी, फिर नीचे वाली जो है वो बहुत सॉफ्ट रॉक है, तो वो उसे तोड़ती हुई जाएगी, ठीक है, तोड़ती हुई जाएगी, क्योंकि रिवर तो बहुत ही फोर्स होता है उसमें, बहुत ही ताकत होती है रिवर में, तो वो स्पीड में आ रही है एक तो माउंटेन से, और जब वो लैंड पे आई तो वहाँ पे उसे सॉफ्ट रॉक मिल गई, तो उसने आसानी से तोड़ दिया और अपनी जगह बना ली। फिर हार्ड रॉक थी, फिर सॉफ्ट थी, तो उसने उसे भी तोड़ दिया आसानी से। पर अब ये कंटिन्यूअसली फ्लो कर रही है तो वो हार्ड रॉक को भी तो आसानी से तोड़ ही पाएगी ना, कंटिन्यूअसली उस पर गिर रहा है पानी तो वो भी तोड़ दिया। इस तरीके से वो क्या है, वाटरफॉल बना देता है। ये वाटरफॉल आपको दिख रहा होगा। अब कुछ वाटरफॉल के नाम दिए गए यहाँ पे, जैसे कि हाईएस्ट वाटरफॉल है वर्ल्ड का, ठीक है, जो है एंजल फॉल्स। हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल्स है वेनेजुएला में, जो कि साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका में है वेनेजुएला, और वेनेजुएला में है एंजल फॉल्स वाटरफॉल, हाईएस्ट वाटरफॉल। कुछ दूसरे वाटरफॉल्स की बात हो रही है, जैसे निगारा फॉल्स है, विक्टोरिया फॉल्स है। निगारा फॉल्स जो है आपको मिलेगा बॉर्डर पे, कनाडा और यूएसए की बॉर्डर के बीच में मिलेगा ये निगारा फॉल्स, नॉर्थ अमेरिका में। और ये विक्टोरिया फॉल्स जो है वो आपको जिम्बाब्वे और ज़ैम्बिया के बीच में बॉर्डर में मिलेगा, अफ्रीका में। चलो, फिर रिवर का दूसरा काम मिएंडरिंग करना। मिएंडर क्या है कि जब ये रिवर प्लेन में आती है ना, प्लेन मतलब सपाट एरिया, बिल्कुल साफ, बीच कुछ नहीं है, तो पूरा प्लेन एरिया है, उस पर जब आएगी माउंटेन से तो ये ऐसे इटलाती हुई चलती है, ऐसे इतराती हुई चलती है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से जो चलती है ना उसे हम कहते हैं मिएंडर, कि रिवर क्या कर रही है, मिएंडरिंग करती है, इस तरीके से चल रही है तो वो क्या कर रही है, मिएंडरिंग कर रही है, बस इसे यही कहते हैं। अब रिवर जो है मिएंडर का पता चल गया कि ऐसे ऐसे फ्लो कर रही है, तो उसे हम कहते हैं मिएंडर। फिर क्या होता है कि ये ऑक्सबो लेक बनाती है, ठीक है। मिएंडरिंग जब ऐसे ऐसे चलेगी और रिवर अपने साथ में ला रही है कुछ इरोजन करते हुए मटेरियल भी, तो उन मटेरियल को जब ये मिएंडर करेगी तो अपने इधर जो है ना हिस्सों में ये क्या कर देगी, उनको डिपॉजिट कर देगी। उनको यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया फिर चली गई, यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया फिर चली गई, यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया फिर चली गई। तो इस वाले जो पार्ट है ना जहाँ पे डिपॉजिट करती है उसको मिएंडर कहते हैं, ठीक है। और ये क्या कर रही है, मिएंडरिंग तो कर ही रही है और डिपॉजिट भी कर रही है, मिएंडर कर रही है। फिर कभी कभी क्या होगा कि रिवर जा तो रही थी ऐसे 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 जा रही थी पहले, पर क्या हो गया कि ज़्यादा डिपॉजिट हो गया तो एक हिस्सा कट ही गया और फिर ये इधर से फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि मैं तुम्हें बताती हूँ, रिवर चल तो रही थी ऐसे ऐसे, लेकिन यहाँ पे इसने बहुत ज़्यादा डिपॉजिट कर दिया, तो अब क्या करेगी, ये यहाँ से ऐसे चली जाएगी और ये हिस्सा अलग ही हो जाएगा, तो ये बन जाएगा लेक और ये रिवर तो अपनी ऐसे चलती रहेगी, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक कहते हैं। जब इसने यहाँ पे ज़्यादा डिपॉजिट कर दिया है और फिर ये चलती जा रही है फिर भी, तो उसे हम ऑक्सबो लेक कहते हैं, ठीक है। जो कट ऑफ लेक भी है, उसने एक हिस्सा काट दिया और फिर चलती गई तो ऑक्सबो लेक हो गया। फिर फ्लड प्लेन क्या है कि यही एरिया जो है जहाँ पे रिवर का एक बोल सकते हैं ये ऐसे चल रही है, तो इतने हिस्से में मान सकते हैं कि यहाँ पे फ्लड आ सकता है, ठीक है। तो ये फ्लड प्लेन बनाती है। फ्लड प्लेन को फर्टाइल प्लेन भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारा इसमें फर्टाइल सोइल होती है बहुत, क्योंकि ला तो रही है ये बहुत लंबे दूर से, ठीक है, लंबी दूरी तय करके आ रही है, तो वहाँ से लेके भी आ रही है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सोइल लेके आ रही है, फर्टाइल सोइल, और यहाँ पे डिपॉजिट करती हुई जा रही है, तो ये इसको फर्टाइल फ्लड प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। और इसके जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, ये ऊंची ऊंची घाटी जिसे कहते हैं रिवर के ऊपर वाला, तो उसे हम लिवीज कहते हैं। क्या कहते हैं, लिवीज कहते हैं। इसके आसपास वाला जो एरिया होता है रिवर के, उसे लिवीज कहते हैं। तो मिएंडरिंग क्या है, जब ऐसे ऐसे वेव की तरह चलती है ना ये रिवर, तो उसे मिएंडरिंग। फिर ये डिपॉजिट करती है तो मिएंडर्स बनाती है, फिर ये ज़्यादा डिपॉजिट कर देती है तो ऑक्सबो लेक बन जाता है। मेन टर्म्स मैंने समझा दिए, आगे बढ़ते हैं। डेल्टा क्या है, अब रिवर एंड होने आ गया है, रिवर का एंड होने आ गया, मतलब रिवर शुरू हुई माउंटेन से, ठीक है, फिर वो आई प्लेन्स पे,
ठीक है। अब वो जाएगी कहाँ पे, ओशियंस में, सी में जाके मिल जाएगी। तो जब इसका एंडिंग पॉइंट आ गया है ना, जब ख़त्म होने वाली है, तो अपनी स्पीड को ये बहुत कम हो जाती है, इसकी स्पीड जो है डिक्रीज़ हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। और इस वजह से ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक रिवर थी वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक इसकी शाखा इधर चली गई, एक इधर चली गई, फिर दूसरी फिर ऐसे चली गई, ठीक है। इस तरीके से इसकी जो है वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाती है। ट्रिब्यूटरी, जब रिवर्स इसमें मिलती हैं, अलग अलग रिवर्स एक रिवर में मिलती है तो उसे ट्रिब्यूटरी कहा जाता है, और वो मेन रिवर बनाती है। और फिर एंड में ख़त्म, जब इनका अंत होने आता है तो फिर से ये अलग अलग हो जाती है और इन्हें डिस्ट्रीब्यूटरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटरी कहा जाता है। अलग अलग स्ट्रीम्स में ये डिवाइड हो जाती हैं। तो और इसी, जब ये एंड में अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाती है ना, तो उसे डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। ये डेल्टा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, बस। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपॉजिट भी करती है सेडिमेंट का, ठीक है, वो डेल्टा बनाती है। चलो, ये रिवर का वर्क ख़त्म हो चुका है। अब आते हैं सी पे। जब रिवर आएगी, सी में आ गई है, तो अब सी में हवा आ गया। जैसे कि मैं बोलूँ, एक बड़ा सा रॉक है, ठीक है, पानी यहाँ से फ्लो कर रहा है, ठीक है, वाटर फ्लो कर रहा है और कंटिन्यूअसली इसको हिट कर रहा है। इस दीवार को जो है वो पानी कंटिन्यूअसली हिट कर रहा है, रोज़ कंटिन्यूअसली हिट कर रहा है। तो कभी क्या होगा, इसमें एक छेद हो जाएगा, छोटा सा छेद हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि इतना फोर्स आ रहा है पानी का, ये रॉक मजबूत होगी। पर अगर रोज़ इस पर कंटिन्यूअसली इस पर वो फोर्स लगता रहेगा तो इस पर क्या हो जाएगा, छेद हो जाएगा। और वो छेद होगा, पहले क्रैक होगा, क्रैक डेवलप, फिर थोड़ा थोड़ा वो बड़ा होगा, ठीक है, तो वो केव बना देगा, ठीक है, सी केव। और उसे हम क्या कहते हैं, सी केव होता है, एक बड़ा सा रॉक होता है और रॉक पे कंटिन्यूअसली वाटर जो है वो हिट करता है, पानी हिट करता है, तो वो छोटे छोटा वो वहाँ पे छोटा सा बनेगा, बोलेंगे जाली, और फिर वो केव बन जाएगी, ठीक है। फिर केव और बड़ी होगी, ठीक है, दिस कैविटीज़ बिकम बिगर, और ये बड़ी होगी तो वो आर्क बन जाएगी, ठीक है। ये सी केव जो है वो फिर सी आर्क हो जाएगी, जैसे यहाँ पे दिया गया है सी आर्क। फिर ये सी आर्क और बड़ी होगी, ठीक है, तो ये एक पार्ट को अलग ही कर देगी और उसे कहते हैं स्टैक। स्टैक मतलब होता है बड़ा सा वॉल, कि ये एक बड़ी सी ये थी वॉल थी, यहाँ पे इसने छेद किया छोटा सा, फिर छेद बड़ा होता गया, इतना बड़ा हो गया, फिर और इतना बड़ा हो गया, तो ये दो हिस्से अलग ही हो गए, ठीक है, एक ये और एक ये। तो ये क्या बन गए, स्टैक, स्टैक बन गए, इनका नाम है स्टैक। याद रखना कि ये दीवार जो है ना वो अलग ही हो गई और बीच का हिस्सा कट गया, यहाँ से पानी जो है वो फ्लो कर जाएगा, और ये बच गया हिस्सा तो इसे बोल दिया स्टैक, और ये वाला भी स्टैक। और फिर क्या होता है कि स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकल अबाउ सी वाटर, उसे सी क्लिफ कहते हैं, ठीक है, सी क्लिफ कहते हैं। कि जब वर्टिकली मूव करता है वाटर, सी वाटर जो है वर्टिकली मूव करता है, ऐसे ऐसा, ठीक है, सीधा सीधा वर्टिकली, तो उसे सी क्लिफ कहते हैं, ठीक है। अब ये इसका ख़त्म हो चुका है। इसमें क्या क्या देखा हमने, एक तो सी केव, फिर सी आर्क, फिर स्टैक और फिर सी क्लिफ। अब आइस के वर्क पे जाते हैं, ठीक है। वाटर रिवर का तो वर्क देख लिया हमने, प्लेन पे भी देख लिया है और सी में भी देख लिया है, ओशन में भी देख लिया है। अब आइस का देखो, ग्लेशियर का नाम सुना होगा। ग्लेशियर क्या होता है, आइस का रिवर। आइस मतलब क्या होता है, बर्फ़। बर्फ़ की रिवर जो है, बर्फ़ की नदी, उसे हम ग्लेशियर कहते हैं, ठीक है, बर्फ़ की नदी। वो भी इरोड करती है, मतलब वो भी वहाँ पे जो सॉइल होती है, जो रॉक होती है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो है ना, वो भी एक जगह से दूसरी जगह लेके चलती है अपने साथ में, जब वो फ्लो करता है तो ग्लेशियर, ठीक है। तो आपने देखा होगा कभी कभी जो वो जो आइस होता है ना, बर्फ़, वो नदी होती है पहले तो, और फिर उसके ऊपर बर्फ़ जम जाता है, ठीक है, तो उसे ग्लेशियर कह देते हैं। तो फिर वो ग्लेशियर जब मूव करता है ना धीरे 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 धीरे, तो नीचे से जो छोटा पार्ट होता है, कंकड़ पत्थर, जो भी सैंड है, सिल्ट है, रॉक्स हैं छोटी बड़ी, या फिर बोल सकते हैं कि सॉइल है, वो अपने साथ में लेके चलती है वो सारी चीज़ें, ठीक है। और वो सारी चीज़ों को मोरेन्स, वो सारी चीज़ों को वो डिपॉजिट भी करती है एक जगह, तो उन्हें ग्लेशियल मोरेन्स कहते हैं, ठीक है, ग्लेशियल मोरेन्स कहते हैं। पूरा मैं समझा देती हूँ। ग्लेशियर एक
आइस की रिवर है, बर्फ़ की नदी जो इरोड करती है लैंडस्केप को बाय बुलडोजिंग सॉइल स्टोन टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। नीचे वाली जो रॉक होती है, सॉलिड होती है, उसे भी छोटा छोटा करके उसके पार्टिकल्स वो ले जाती है और फिर उनको डिपॉजिट करती है। धीरे धीरे आइस मेल्ट करता है, पिघलता है, तो वो फिल कर देता है वाटर के साथ में भी और छोटे छोटे माउंटेन्स, लेक्स बनाता है और कंकड़ पत्थर अपने साथ में लेके चल रहे हैं ना, उसे हम ग्लेशियल मोरेन्स कहते हैं, ठीक है, जिनको डिपॉजिट करती है। अब विंड का वाटर, ग्लेशियर में मोरेन्स, ठीक है। विंड में क्या है, मशरूम रॉक है, सैंड ड्यून्स है, लॉइज है, ठीक है। ये अलग अलग चीज़ें आपको मिलेगी कहाँ पे, डेजर्ट में। डेजर्ट मतलब विंड, विंड ज़्यादातर एक्टिव होती है डेजर्ट में मोस्टली। विंड जो है ना, बहुत ज़्यादा काम आपको अगर देखना है विंड का तो आप डेजर्ट में चले जाओ। डेजर्ट में क्या करेगी विंड, एक जगह से दूसरी जगह सैंड होती है डेजर्ट में, तो सैंड को वो ले जाएगी और वो ऐसे ही रोड नहीं करती है। वो जैसे कि ये एक बड़ा सा रॉक है, ठीक है, सैंड की रॉक है और वो ले जाए यहाँ से रोड करेगी, बीच से, बीच वाले पार्ट से रोड करेगी और वो कैसा बना देगी इसको। जैसे कि मैं बताती हूँ, ये एक बड़ी सी रॉक थी, इसको विंड ने इरोड किया, तो अब वो रॉक जो है वो बन गई है कुछ ऐसी बन गई, क्योंकि वो बीच में से इरोड करती है, ऊपर वाला हिस्सा तो ऐसा छोड़ देती है, तो बीच में से इरोड करती है, तो ये बन गया मशरूम जैसा शेप, ठीक है, लग रहा है मशरूम जैसा शेप। तो इस मशरूम जैसे शेप का जब रॉक बन जाता है तो उसे मशरूम रॉक कहते हैं। विंड की वजह से बनता है ये। तो विंड इरोड करती है लोअर सेक्शन ज़्यादा अपर सेक्शन से ज़्यादा इरोड करती है लोअर सेक्शन को और वो मशरूम रॉक बनाती है। फिर सैंड ड्यून्स क्या है कि जब रिवर बहुत हाई स्पीड में फ़्लो कर रही थी, अपने साथ में सारी सैंड लेके चल रही थी, ठीक है, और वो अचानक स्पीड वो उसकी कम कर देती है विंड की। अब विंड की स्पीड कम हो गई है तो जो अपने साथ में लेके चल रही थी, अब वज़न भारी है तो वो छूट जाएगा नीचे, ठीक है, वो डिपॉजिट हो जाएगा और वो ड्यून्स बना देते हैं, सैंड ड्यून्स, ठीक है। अब वो जो है हिल्स में, लो हिल्स में वो डिपॉजिट हो जाता है, सैंड जो है वो गिर जाती है और विंड जब स्टॉप हो जाती है तो क्या हो जाता है, सैंड ड्यून्स बनते हैं, ठीक है, सैंड ड्यून्स बनते हैं। लोइस क्या है, लोइस जो है वो जब विंड छोटे बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स लेके चले, बहुत ही छोटे छोटे ग्रेन्स, जब व्हेन ग्रेन्स ऑफ सैंड बहुत फाइन हो, बहुत हल्के हो और उनको लेके चलती है लंबी लंबी डिस्टेंस से और उनको डिपॉजिट करते हैं बड़े बड़े एरियाज़ में, लार्ज एरियाज़ में, तो उन्हें लॉइस कहते हैं, ठीक है। मशरूम रॉक ऐसी दिखती हैं, ऊपर वाला पार्ट जो है उसका बड़ा होता है और बीच वाला पार्ट छोटा होता है मशरूम रॉक में, ठीक है, क्योंकि वो बीच में से ज़्यादा इरोड करती है लोअर सेक्शन में। सैंड ड्यून्स क्या होता है कि जब विंड फ्लो तो कर रही थी लेकिन स्पीड कम हो गई और जितना उसके पास में था पार्टिकल वो उसने डिपोजिट कर दिया एक जगह और उसने सैंड ड्यून्स बना दिए। फिर लोएस क्या होता है कि विंड फ्लो तो कर रही थी लेकिन बहुत ही फाइन पार्टिकल्स थे उसके साथ में, बहुत लाइट थे और लंबी लंबी डिस्टेंस पे ले जा सकती थी वो, ठीक है। जो डिपॉजिट नहीं हुए वो गए साथ में, ट्रांसपोर्ट होते गए लंबे लंबी डिस्टेंस पे और बड़े एरियाज़ में उनको उसने डिपॉजिट कर दिया, उस सैंड को, उसको बोल दिया लॉइस, ठीक है। ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, फिर से हम इसके चले जाते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको, क्या क्या देखा हमने। इसमें हमने देखा है इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं जिनकी वजह से मेजर लैंडफॉर्म बदलता है, अर्थ का सरफेस बदलता है और उसमें मूवमेंट होता है, ठीक है। लिथोस्फेरिक प्लेट्स देखिए, एक बड़ा सा लिथोस्फीयर है, वो उस जो है वो तैर रहा है एस्थेनोस्फीयर के ऊपर, मतलब माग्मा के ऊपर जो है वो तैर रहा है, ठीक है, और वो छोटी छोटी प्लेट्स में डिवाइडेड है, कोई बड़ी है कोई प्लेट छोटी है और वो उसके ऊपर पूरा तैर रहा है, उसे लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं। फिर हमने देखा है वोल्केनो के ऊपर, वोल्केनो की कुछ टर्म्स हैं जैसे कि वेंट जो एक पाइप होता है, फिर क्रैटर जहाँ से लावा बाहर आता है, माग्मा जब लावा अंदर रहता है, लावा बाहर आता है, फिर एक वेंट हो गया, बीच वाला पाइप है, अब जब लावा बाहर आता है तो उससे उसके साथ में गैसेस और एशेस भी निकलती है। माग्मा जो है मेनली मेंटल में रहता है, फिर मेंटल से वो क्रस्ट और फिर लैंड के ऊपर आता है, सरफेस के ऊपर आता है। फिर अर्थक्वेक में कुछ टर्म्स होती हैं जैसे कि फोकस जहाँ पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, फिर ऊपर वाला पार्ट एपिसेंटर जहाँ पे अर्थक्वेक आता है और फिर ऊपर वेव किस फॉर्म में वो ट्रेवल करता है, जितना पास होगा एपिसेंटर के आसपास वाला एरिया वहाँ पे ज़्यादा क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। फिर अर्थक्वेक
तीन वेव होती है मेनली, पी वेव, एस वेव और एल वेव होती है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास में अर्थक्वेक से कैसे बचा जा सकता है, अर्थक्वेक को मेज़र कैसे करते हैं, ठीक है, रिक्टर स्केल से। अर्थक्वेक को मेज़र करते हैं सिस्मोग्राफ से, अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड मेज़र करते हैं रिक्टर स्केल से, ठीक है। फिर हमारे पास में मेजर लैंडफॉर्म बनते हैं रिवर की वजह से। रिवर की वजह से बनता है वाटरफॉल, रिवर की वजह से बनता है मिएंडर्स, रिवर की वजह से बनता है ऑक्सबो लेक, फ्लड प्लेन और लीवीज। फिर आता है हमारे पास में कि रिवर बनाती है डेल्टा भी साथ में। फिर रिवर सी क्लिफ भी बनाती है, मतलब सी का वाटर जो है वो सी क्लिफ बनाता है, सी आर्क बनाता है, स्टेक बनाता है और सी क्लिफ बनाता है। फिर आइस जो होती हैं वो क्या बनाती हैं, ग्लेशियर, ग्लेशियर जो है वो बनाता है ग्लेशियल मोरेन्स जो होते हैं। ग्लेशियल मोरेन्स जो है वो डिपॉजिट होते हैं मेनली, जिसमें सैंड भी है, सिल्ट भी है, ग्रेन्स भी है, सब कुछ है, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है विंड। विंड क्या क्या बनाती है, मशरूम रॉक बनाती है, सैंड ड्यून्स और लोइस बनाती है। चलो थैंक यू, ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।